हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? फाइन। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक दो आंसर करने की कोशिश करना। हम जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं, हिल स्टेशन पे पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो ज़्यादा जोर लगता है, और जब नीचे उतरते हैं तो कम जोर लगता है। ऐसा क्यों होता है? एक पानी की बाल्टी भरी हुई है, मैं उसको रस्सी से ऊपर खींच रहा था। फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ, नीचे से बाल्टी को, पानी की भरी हुई बाल्टी है, बकेट, उसको रस्सी से खींच रहा हूँ। रस्सी टूट जाती है बीच में, और उसी बकेट को, पानी से भरी हुई है जो, उसी रस्सी से नीचे की तरफ छोड़ता हूँ तो आराम से चली जाती है, टूटती नहीं है। जैसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में, एक मंकी पेड़ पर चढ़ता है तो ब्रांच टूटने के चांसेस हैं, और जब वो नीचे उतरता है तो टूटने के चांस नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, एक ट्रक और एक कार खराब हो गई तो टॉर्चर कर दिया, मतलब दोनों को रस्सी से बांध दिया। ट्रक कार को खींच के लेके जा रहा है, आराम से जा रही है। सेकंड सिचुएशन, सेकंड पिक्चर, वो ट्रक खराब हो गया, उसी कार से उस ट्रक का टॉर्चर कर दिया, मीन्स रस्सी से बांध दिया। अब जब कार उस ट्रक को खींचने लगी तो रस्सी टूट गई। ऐसा क्यों? वही कार वही ट्रक। एक और क्वेश्चन, ट्रक कार को लेके जा रहा है खींच के, टॉर्चर करके बीच में दोनों का। स्पीड किसकी ज्यादा होगी, ट्रक की या कार की? और अगर कार ट्रक को खींच रही है, दोनों चल रहे हैं, तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी? कंफ्यूज हो गए ना? लास्ट वाले पिक्चर में दोनों की स्पीड सेम होगी। फिर ट्रक कार को खींच रहा है, बांध रखा है, सिस्टम एक बन गया, सेम स्पीड चलेंगे। बेशक कार ट्रक को खींचे, सेम स्पीड चलेंगे। लेकिन जो 3 क्वेश्चन और पूछे इससे पहले मैंने, वो उनके आंसर, ऐसी कई और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स बनती हैं। इन सब के आंसर इस वीडियो के बाद आपको अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे उसका नाम है कनेक्टेड मोशन। पहले भी सीखेंगे, फिर इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसके ऊपर बेस्ड। एनसीईआरटी ने भी अच्छा कवर किया हुआ इस आर्टिकल को। तो कनेक्टेड मोशन का मीनिंग क्या है? मेरे पास कोई बॉडी है, इसको मैंने छोड़ दिया नीचे, नीचे गई, पेन था, छोड़ दिया, नीचे गया, ये फ्रीली फॉल कहलाता है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और इसी पेन को अगर मैं धागे से या रस्सी से बांध के छोड़ूंगा तो भी नीचे जाएगी, बट दैट विल नॉट बी केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टेड मोशन। बॉडीज को आपस में बांध लिया। तो इसी को लेकर स्टार्ट करेंगे अपना काम। ये पुली बनाई है मैंने एक। पुली जानते हो, हिंदी में इसको घिरनी बोलते हैं। गाँव के अंदर पानी निकालते हैं कुओं से, ऊपर पुली लगी होती है, एक तरफ बकेट होती है और दूसरी तरफ रस्सी का दूसरा एंड होता है, खींचते हैं हम उसको। पुली फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस पुली की एक खास बात है, क्या? इसकी दोनों तरफ हमेशा टेंशन बराबर रहेगी। हम लोग जनरली पुली को फ्रिक्शनलेस कंसिडर करते हैं। तो मैंने भी क्या किया, यहाँ पर पुली के ऊपर देखो एक थ्रेड, रस्सी जा रही है। ये जो थ्रेड है, धागा है, रस्सी है, जो भी है, दिस इज मासलेस। इसका मास कंसिडर नहीं करेंगे। इनएक्सटेंसिबल वेट, जब बॉडी दोनों एंड से बांधेंगे हम लोग तो उसकी लेंथ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इनएक्सटेंसिबल, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। और जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस। लेट दीज आर 2 बॉडीज A एंड B। कनेक्टेड मोशन हो गया अभी। लेट मास ऑफ A इज ma एंड मास ऑफ B इज mb, देन वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ये m1 मान लिया इसका मास, और इसका मास m2। मैंने कहा वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, तो m1 तो मास है, वेट कितना बनेगा m1g एंड दिस m2g।
if we consider m1 is greater than m2, जो फर्स्ट बॉडी है उसका मास ज्यादा है, सेकेंड बॉडी का मास कम है, सो नेचुरली दिस बॉडी विल मूव डाउनवर्ड एंड दिस विल मूव अपवर्ड। फिजिक्स में कहीं भी धागा रस्सी आ जाए तो वहां टेंशन भी आती है। मैंने कहा पुली के दोनों एंड्स पे हमेशा टेंशन आती है और इक्वल रहती है, तो यहाँ टेंशन आई सपोज टी, तो यहाँ भी कितनी आएगी टी। ये बॉडी डाउनवर्ड मोशन में नीचे की तरफ है, कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही है ए, तो ये भी कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगी ए। अब दोनों के मासेस में कितना भी डिफरेंस हो, दोनों का एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहेगा। जैसे मैंने आपको कार और ट्रक का एग्जांपल दिया, क्योंकि एक ही थ्रेड से बनी हुई है, ये जितनी तेज चलेगी ये भी उतनी स्पीड चलेगी, ये बात अलग है, एक ऊपर जाएगी और एक नीचे जाएगी। इस आर्टिकल में पहले मेरा ये नहीं है एक्सेलरेशन कितना होगा उसके लिए कोई फार्मूला ड्राइव करना है, और टेंशन कितनी आएगी यहाँ थ्रेड के अंदर उसके लिए कोई एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए, पहले फर्स्ट बॉडी के लिए फॉर ए। ये काम नया है, पहले नहीं किया हमने कभी, और ये सिखाना है, बार बार इसको अप्लाई करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब है, अब जैसे ए के लिए बना रहे हैं, आप सिर्फ ए बॉडी को देखो और ये देखो कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है m1g जो नीचे लेके जा रहा है, एक लग रही है टेंशन जो इसको ऊपर लेके जा रही है, बट बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड, इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन अपवर्ड फोर्स। तो इक्वेशन क्या बनेगी, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। कई इसको बोलते हैं FBD, इसका मीनिंग होता है फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, बस आप रियली एक ही बॉडी को कंसीडर करते हो। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बी के लिए बनाओ। और मान लो मेरे पास एक डस्टर है, मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स, कोई दूसरा पर्सन है वो लगा रहा है 4 न्यूटन का फोर्स, तो डस्टर किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। कितने फोर्स से, 6 से। कैसे आया, 10 का उस डायरेक्शन में फोर्स था, 4 का इस डायरेक्शन में था, तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, डायरेक्शन 10 वाली रही। वही काम यहाँ कर रहे हैं हम लोग। अब इस बॉडी के ऊपर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, t अपवर्ड डायरेक्शन में, बट बॉडी इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है इससे। तो क्या बने इक्वेशन ऑफ मोशन, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं। ये से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, मैं 1 और 2 दोनों को ऐड करता हूँ, 1 प्लस 2, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 ऐड करेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, क्या बचेगा अपने पास, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। यहाँ से g कॉमन आ रहा है और तो कुछ नहीं बचा ना, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a, ठीक है। ये यहाँ से g कॉमन आ रहा है, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू, यहाँ ये कॉमन आ रहा है m1 प्लस m2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू z। Numerator is always less than denominator. It means a is always less than z. अगर आप एक बॉडी को फ्रीली छोड़ते हो तो उसके पास एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और अगर उसको धागे से बांध के छोड़ते हो किसी भी चीज से, देन एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी लेस देन z। ये निकाला है हमने यहाँ पर। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं है। हमारा एम क्या था इस आर्टिकल में, हमारा एम था एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना, वो कर लिया हमने। अब टेंशन के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन है जहां आपको m1 m2 गिवन है, टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है,
तो डायरेक्ट फार्मूले जाएंगे, जो इसे एक्सेलरेशन के लिए आया, आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके उसे सॉल्व कर सकते हो, और या फिर ऐसे ही इक्वेशन बनाओ और उसको सॉल्व करो, दोनों मेथड ठीक है। अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, देखो क्या मिलेगा, m1g माइनस टी ओवर t माइनस m2g इज इक्वल टू m1 बाय m2। जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड किया तो a कट गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया, बाकी सब एज इट इज। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m1 m2g माइनस m2t इज इक्वल टू t इंटू m1 माइनस m1 m2g। m1 m2g इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, वो भी प्लस का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ m1 m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू t, और t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g। ये टेंशन के लिए एक्सप्रेशन आ गया। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हो सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में, डायरेक्ट फार्मूले अप्लाई कर दो, टेंशन फाइंड आउट करने के लिए और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए। अब इस आर्टिकल में बेसिकली हमने इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने सीखी हमने, कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं। जैसे ये ए बॉडी थी, आपका सिर्फ इतना ही काम है, आप ध्यान से वो देखो इसके ऊपर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं और बॉडी का मोशन किस डायरेक्शन में है। जैसे यहाँ ए डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही थी, इट मींस डाउनवर्ड फोर्स ग्रेटर था, तो मैंने क्या किया, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। बॉडी b वाज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इट मींस अपवर्ड फोर्स वाज ग्रेटर देन डाउनवर्ड फोर्स, इसलिए मैंने लिखा t माइनस m2g इज इक्वल टू जितना फोर्स बच गया m2a। ये नहीं लिखा m2a बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसको अप्लाई करना सीखेंगे हम लोग, अप्लाई भी करेंगे और अपना नेक्स्ट आर्टिकल भी कवर होगा उसके अंदर। आर्टिकल का नाम है एपरेंट वेट, एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट। कभी वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होकर अपना वेट किया होगा, नेचुरल सी बात है। वेइंग मशीन नीचे रखी होती है, उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और सुई होती है वो एक जगह जाके अटक जाती है, जितना हमारी बॉडी का वेट होगा वहाँ रुक जाएगी। अब जो बता रहा हूँ नेक्स्ट टाइम करके देखना उसको। सुई रुक गई, मान लो मैं खुद खड़ा हूँ, वहाँ लिखा हुआ आएगा 60 kg। अब अगर मैं उसी मशीन के ऊपर एक बार बैठ जाता हूँ, जस्ट नीचे गया और फिर खड़ा हो गया, मेरी बॉडी का तो वेट उतना ही है, कोई सामान लिया नहीं, कोई छोड़ा नहीं मैंने, क्या निडल के अंदर फ्लक्चुएशन आएगा, मेरी बॉडी के अंदर फ्लक्चुएशन आएगा, चेंज होगा वेट उस मशीन के अंदर होगा। जब नीचे जा रहे थे तो भी चेंज हुआ, जब ऊपर आ रहा था तो भी चेंज हुआ, और जब खड़ा हूँ तो भी ये रीडिंग उसके अंदर, तीनों तरफ अलग अलग रीडिंग्स। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ही तो मैंने यहाँ लिखा है, एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट। पानी से भरी हुई बाल्टी है, उसको लेकर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता हूँ भागकर, और एक बार उसको लेकर नीचे उतरता हूँ। जब ऊपर जा रहे हैं ज़्यादा जोर लगता है, और जब उसको लेकर नीचे उतरते हैं पैड़ियों से तो कम जोर लगता है। ऐसा क्यों? वही बॉडी हमारी, वही बकेट, वही पानी, अमाउंट भी उतनी पानी की, फिर ऐसा क्यों हुआ? ये आर्टिकल करते हैं, एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट। ये कोई लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक आदमी है जिसका मास है m, उसका वेट का जाएगा डाउनवर्ड mg। जब हम वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं, जो वेट हमें दिखाई देता है वो क्या होता है? हमारा वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो वो उसकी रिएक्शन होती है। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी?
अपवर्ड डायरेक्शन में। मीन्स वेइंग मशीन के अंदर जो रीडिंग आती है दैट इज नथिंग बट रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी। तो ये कौन सा केस ले रहा हूं? फर्स्ट केस, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। सेकेंड, मूविंग अपवर्ड। एरो ध्यान से देखना कैसे लगाया मैंने, ऊपर की तरफ है, मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म मोशन। थर्ड, मूविंग डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म मोशन। इन तीनों केस के अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। वरना तो आप तीनों अलग अलग करके कर सकते थे, लेकिन तीनों का सोल्यूशन एक ही इसलिए इकट्ठे कर दिए मैंने। अगर लिफ्ट रेस्ट में हो या लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर जाए या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे जाए, तीनों केस में एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। फ्री बॉडी डायग्राम है, आपको भी इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी सिखाई मैंने। इस बॉडी के लिए बनाओ। इस पिक्चर में कितने फोर्स लग रहे हैं? नेट 2 ही तो लग रहे हैं, एक आर ऊपर की तरफ और एक mg नीचे की तरफ। थर्ड फोर्स तो एब्सेंट है, a0 है यहाँ पर। इट मींस r इज इक्वल टू mg एंड व्हाट इज r इज आवर एपरेंट वेट। जब हम मशीन के ऊपर खड़े हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, उस समय जो रीडिंग आ रही है वो एक्चुअल वेट ऑफ आवर बॉडी है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। फोर्थ केस आप देखना ध्यान से, when lift is moving upward with acceleration a। ये लिफ्ट, यहां आदमी, इसका वेट डाउनवर्ड, रिएक्शन अपवर्ड। अब एक्सेलरेशन कहां है? अपवर्ड। बनाओ इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन। यार ऊपर की तरफ लेके जा रहा था, mg नीचे की तरफ, लेकिन एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन मिल रहा है। इट मींस r इज ग्रेटर देन mg। तो क्या बनेगी इक्वेशन यहां पर? r माइनस mg इज इक्वल टू ma और r इज इक्वल टू mg प्लस ma। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m इंटू जी प्लस a। मीन्स अगर a एक्सेलरेशन के साथ बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो बॉडी का वेट होता है वो एक्चुअल से ज्यादा है। mg तो एक्चुअल वेट था, उसके अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं हम, इसीलिए जो पानी वाली बाल्टी थी उसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, सीढ़ियों से ऊपर लेके जाते हैं तो भारी लगती है, हैवी लगती है। क्यों? कारण ये। थर्ड, नेक्स्ट केस, फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में अगर यही लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करे, फिर व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन a। ये देखो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है इस बार a। अब क्या होगा? इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओ। इस बार mg की वैल्यू r से ज्यादा होगी, तभी तो a मिल रहा है अपने को डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इक्वेशन बनेगी mg माइनस r इज इक्वल टू ma और r की वैल्यू कितनी आएगी? इसको उधर ले जाऊंगा, इसको इधर लाऊंगा, तो m इंटू जी माइनस a। मीन्स यहाँ mg में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, mg माइनस ma आया ना यहाँ पर हमारे पास। मीन्स जब नीचे उतरते हैं पानी की बाल्टी को लेकर या पहाड़ों से, जो वेट एक्चुअल में, जो एक्चुअल वेट है, इफेक्टिव वेट उससे कम हो जाता है। एपरेंट वेट इज लेस देन रियल वेट। और जो अपवर्ड जर्नी थी हमारी, उस समय क्या हुआ था? एपरेंट वेट वाज मोर देन रियल वेट। इसीलिए जब पानी की बाल्टी को लेकर नीचे उतरते हैं तो वो हल्की लगती है,
पहाड़ों से नीचे उतरते हैं तो हमारी बॉडी का जो वेट होता है वो कम हो जाता है। जितनी ज़्यादा स्पीड से उतरेंगे बॉडी अपने को उतनी हल्की लगेगी। अब इसके भी स्पेशल केस निकालते हैं। पहले इसी का निकालते हैं हम। इफ स्पेशल केस, इफ A इज इक्वल टू G, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? M इंटू G माइनस G, दैट इज 0। इस कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन को बोलते हैं वेटलेसनेस। वेटलेसनेस क्या मतलब क्या है? एपरेंट वेट 0 हो गया। वेइंग मशीन देखिए, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस। मेरे पास एक स्प्रिंग बैलेंस था, उसके नीचे मैंने हाफ के जी की बॉडी लटका रखी थी, तो स्प्रिंग बैलेंस के अंदर कितनी रीडिंग आएगी? हाफ के जी 500 ग्राम ही आएगी। फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा था मैं, मेरे हाथ से बाय चांस वो स्प्रिंग बैलेंस छूट जाता है। अब वो स्प्रिंग बैलेंस नीचे बॉडी लटकी हुई थी, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे जाएगा। इन बिटवीन रास्ते के अंदर उस स्प्रिंग बैलेंस के अंदर रीडिंग कितनी रहेगी बताइए आप? जब तक मेरे हाथ में है स्प्रिंग बैलेंस तो रीडिंग 500 ग्राम, 500 ग्राम मीन्स हाफ के जी। जब रास्ते में है वो फ्रीली मूव कर रहा है, उस समय रीडिंग कितनी रहेगी? ये रीडिंग रहेगी। क्यों? इसी को तो बोलते हैं वेटलेसनेस। क्यों रहेगी 0? यही तो समझाया आपको। वहां रिएक्शन नहीं, एक्शन नहीं। फ्रीली फॉल केस के अंदर, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस के अंदर बॉडी का जो वेट होता है वो कितना हो जाता है? 0। यहां अगर सेकंड स्पेशल केस, फर्स्ट था ये, इसी के अंदर सेकंड केस ले लेते हैं एक और। डाउनवर्ड जर्नी है हमारी। इफ A इज ग्रेटर देन G, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू G से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो R की वैल्यू कैसे हो जाएगी? नेगेटिव। क्या मतलब है इसका? इमेजिन करना पड़ेगा आपको ये पिक्चर। मैं इमेजिन करवाने की कोशिश करता हूं। ये देखो, ये लिफ्ट है, इसके अंदर ये आदमी है। क्या इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि डाउनवर्ड जर्नी के दौरान जो है बॉडी का एक्सेलरेशन अगर G से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? आदमी के साथ क्या होगा? लिफ्ट एंड मैन दोनों के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है? mg। कितना फोर्स लग रहा है? mg। अब अगर इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर a G से बड़ा हो जाए तो क्या होगा? आदमी नीचे की तरफ है। क्यों? क्योंकि उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिला हुआ है, आर्क उसको खींच रही है। अब मैं रूम के अंदर हूं, फर्श के ऊपर खड़ा हूं, सपोज यही लिफ्ट है, ऊपर रस्सी थी, रस्सी टूट गई और लिफ्ट नीचे जाएगी, एक्सेलरेशन G से ज्यादा हो जाए। मैं नीचे जा रहा हूं G एक्सेलरेशन के साथ, रूम जा रहा है G से भी ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ, तो ये जो गैप बनेगा यहाँ फ्लोरिंग फर्श है जो और जो मैन है, उन दोनों के बीच में गैप बनना स्टार्ट हो जाएगा। मींस ये तो ज्यादा स्पीड से जा रहा है और ये कम स्पीड से जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? मैन विल स्टक विद द रूफ। मैन विल स्टक विद द रूफ। रूफ कौन सा आ गया यहाँ पर? हमारा आर्टिकल था बेसिकली एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट। अगर लिफ्ट A से G से ज्यादा एक्सेलरेशन से जाएगी नीचे तो आदमी छत के साथ चिपक जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट। इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, कई न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी के अंदर। एक मंकी वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, वो लेके चलते हैं, वो यहाँ करवाऊंगा अभी, क्योंकि वो करने के बाद कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होगा। एनसीईआरटी की बुक के अंदर न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है? वो न्यूमेरिकल नंबर है क्वेश्चन नंबर 34। कहते हैं मंकी ऑफ मास 40 किलोग्राम। मंकी का मास दे रखा है अपने को 40 किलोग्राम। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, ध्यान से करना है बस। क्लाइम्स ए रोप, कोई रस्सी है पेड़ से लटकी हुई है और यहाँ बंदर बना रखा है, ऊपर जाना है
रॉप से उसको, क्लाइंब से रॉप, विच कैन स्टैंड ए मैक्सिमम टेंशन ऑफ 600 न्यूटन। ये जो रॉप है ना यहाँ पर रस्सी, ये कहते हैं मैक्सिमम 600 न्यूटन की टेंशन बियर कर सकती है, मतलब खिंचाव आता है, जो खिंचाव भी टेंशन को बोलते हैं। वो कितना टेंशन ले सकती है, बियर कर सकती है, सहन कर सकती है रस्सी? 600 न्यूटन का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द रॉप ब्रेक। अब 4-5 केस बना के दे रखे हैं, आपको ये बताना है किस केस में रस्सी जो है वो टूट जाएगी। फर्स्ट केस कौन सा है यहाँ? क्लाइम्स अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। जो मंकी है वो ऊपर की तरफ जाता है 6 मीटर पर सेकेंड स्केल से। बताओ रस्सी टूटेगी या नहीं टूटेगी? अभी तो बताया इससे पहले वाले आर्टिकल में, जो एपरेंट वेट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? अपवर्ड के लिए m इंटू जी प्लस ए। मास कितना है मंकी का? 40, g को आप 10 ले सकते हो अप्रोक्सीमेटली, और एक्सेलरेशन कितना गिवन है? 6। कितना गए? 16, 640 न्यूटन। तो जो बंदर के कारण रस्सी में फोर्स लगेगा वो 640 न्यूटन का होगा, और वो जो रॉप है वो कितना सहन कर सकती है? 600 न्यूटन का। इसका मतलब जो है रॉप विल ब्रेक, टूट जाएगी रस्सी। सेकंड है क्लाइम्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड केस में कहते हैं मंकी जो है ना वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आता है। अब बताओ, अब एपरेंट वेट कितना आएगा? डाउनवर्ड के लिए फार्मूला था हमारे पास m इंटू जी माइनस ए, मीन्स m तो है 40, g 10 है, एक्सेलरेशन 4, कितना आ गया? 6 आ गया, 6 4 जा 24, 240 न्यूटन। बड़े आराम से आएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 240 न्यूटन का फोर्स तो एक्सर्ट करेगा बंदर, जबकि रस्सी कितना सहन कर सकती है? 600 न्यूटन का। थर्ड पार्ट, क्लाइम्स अप विद एन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। क्लाइम्स अप विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। आप ध्यान से पढ़ो इसको, ये एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है, मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ चढ़ रहा है ऊपर बंदर। यहाँ एक्सेलरेशन 0 है। तो फर्स्ट केस था ये तो हमारा, उस केस में रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या था? m इंटू जी। तो कितना बन गया? क्योंकि a की वैल्यू 0 है, मास था 40 और ये g कितना है? 10। कितना आ गया? 400 न्यूटन। सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम, रॉप विल नॉट ब्रेक। D part, falls down the rope nearly freely under gravity. Fall down and with acceleration approximately 9.8, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उस केस में क्या होगा? फ्रीली फॉल केस में R का फार्मूला था हमारे पास m इंटू जी माइनस ए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ a तो g के बराबर बोल रहे हैं, तो रिएक्शन कितना है? 0। इस केस में तो टेंशन ही नहीं आएगी मंकी के कारण। तो एनसीईआरटी की बुक के अंदर ऐसे और भी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है क्वाइंस वाला, बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो भी करोगे तो मजा आएगा। हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब उसको कवर करेंगे। अभी आज इस लेक्चर के अंदर इतना ही, इसको ध्यान से पढ़ो और खुद न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स अपनी ट्राई करो। थैंक यू।